जय दोस्तों। तो जितने भी भाई जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन सभी भाइयों के पास लूसेंट का किताब होना एकदम अनिवार्य होता है, क्योंकि जितना भी भाई लूसेंट का किताब रखते हैं उसमें से कुछ भाई जो है कि लूसेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ पाते हैं और कुछ जो है कि कहीं कहीं से पढ़ के लूसेंट को छोड़ देते हैं। हाँ भाई लूसेंट मतलब हो गया, मतलब लूसेंट हम खरीदे थे, लूसेंट का थोड़ा बहुत पढ़े और जो है कि हो गया। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक से कितना प्रश्न बनता है उसको मैं निकाल कर लाया हूँ, लिख कर लाया हूँ। और जो है कि मैं कोई क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, बस आप लोगों को क्वेश्चन बताने के लिए आया हूँ, प्रश्न बताने के लिए आया हूँ कि भाई ऐसा ऐसा प्रश्न जो है कि लूसेंट में रहता है और जो है कि ऐसा ऐसा प्रश्न जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में जो है कि आता है। तो ऐसे प्रश्न अगर आप सुनते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो जो है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप जाइएगा तो मतलब इस प्रश्न से जो है कि आपको हेल्प मिलेगा। तो मैं वैसा प्रश्न लेकर आया हूँ। हमारा पढ़ाने का इरादा बिल्कुल नहीं है, बताने का इरादा है, जो कि मैं कुछ क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और लूसेंट का ही प्रश्न है, आप लूसेंट मिलाइएगा, लूसेंट का हर एक प्रश्न निकलेगा, नहीं निकलेगा उसके बाद आके कमेंट में जरूर हमसे बोलिएगा। तो लूसेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो है कि डेली 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। डेली प्रश्न आएगा, डेली टॉपिक वाइज प्रश्न आएगा, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा। 10 मिनट काफी है, हर एक 2-4 टॉपिक डेली उठेगा। अब जो टॉपिक से जितना क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए कि कोई बड़ा टॉपिक आ गया उसमें से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है तो एक एक टॉपिक रहेगा, लेकिन 10 मिनट का एक ही टॉपिक रहेगा। तो ऐसा जो है कि मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज प्रश्न लाने वाला हूँ। तो लूसेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और लूसेंट के फर्स्ट पेज पे जो रहता है उसको हाफ जो है कि ऊपर वाला हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें लिखा है कि उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण उप महाद्वीपों को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण उप महाद्वीपों को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अगला प्रश्न है कि अरब देश वालों ने सिंधु को हिंद पढ़ने लगा। अरब देश वालों ने आया उधर से तो जो है कि सिंधु को हिंदू पढ़ने लगा, हिंद पढ़ने लगा, जिसके कारण इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो मध्यकाल में पूछेगा कि मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाना जाता था, तो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। और जो है कि यहाँ पे यूनानी भाषा इंद के आधार पर, यूनानी भाषा इंद के आधार पर अंग्रेजों ने इस देश का नाम इंडिया रख दिया। अंग्रेजों ने इस देश का नाम इंडिया कैसे रखा, तो यूनानी भाषा इंद के आधार पर रखा। भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों पर आधारित है। आप लोगों को पता होगा कि हर एक चीज का नस्ल होता है, जैसे गाय भैंस जितना भी होता है हर एक चीज का नस्ल होता है, वैसे इंसान में भी नस्ल है, जो कि इसमें भारत की जनसंख्या के बारे में बताया है। तो भारत के जनसंख्या का निर्माण निम्नलिखित 5 प्रमुख नस्लों पर आधारित है। और जो कि पहला हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलायड। ये जो है कि 5 प्रमुख नस्ल है। और जो है कि इन 5 प्रमुख नस्लों के आधार पर जो है कि भारत का जनसंख्या जो है कि आधारित है। तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया। और ये 3 भाग कौन कौन सा है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये जो है कि 3 जो है कि भाग है, इसको बांटने का श्रेय किसको जाता है, मतलब कौन ऐसे आदमी आए जो कि को बांट दिए और इतिहास को बांट के 3 भाग में चले गए। तो उनका नाम जो है कि वो जर्मनी के रहने वाले थे और जो है कि क्रिस्टोफर सेलियर्स थे, जो कि इतिहास को 3 भागों में बांटे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने की शुरुआत जर्मनी इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियर्स ने शुरू किया। तो क्वेश्चन को घुमाएगा कि जर्मनी इतिहासकार किसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, तो जो है कि क्रिस्टोफर सेलियर्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा।
हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जो है कि कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। जो कि विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को कितने भागों में बांटती है? विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है भारत को कितने भागों में बांटती है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है भारत को 2 भागों में बांटती है, जो कि एक हो जाएगा उत्तर और एक हो जाएगा दक्षिण। ये 2 भाग है। और जो है कि कुछ हम लोग देख लेते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी कहा जाता है। पहले के समय जो है कि जैसे आप गौतम बुद्ध के जन्म से आधारित ले लीजिए, क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जो कि 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हो गया था। तो उसमें जो है कि उस समय उल्टा गिनती चलता था। पहले जो है कि निर्धारित कर दिया जाता था, 1000 ले लिया जाता था, 500 ले लिया जाता था, 600, और उसमें से जो है कि घटाया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि ईसवी की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ, इसे संक्षिप्त रूप में ई लिखा जाता है। ईसवी की शुरुआत कब से हुआ? तो ईसा मसीह के जन्म से जो है कि ईसवी की शुरुआत हुआ, जो कि लैटिन भाषा में ई को एडी बोला जाता है। लैटिन भाषा में ई को क्या बोला जाता है? ईडी बोला जाता है। ये जो है कि कुछ जानकारियां थी। अब हम लोग प्राचीन भारत जो है कि शुरू करने वाले हैं। तो प्राचीन भारत से कितना प्रश्न, और हर एक टॉपिक वाइज मैं प्रश्न बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि प्राचीन भारत स्टार्ट किया तो टॉपिक कहीं का रहे प्रश्न कहीं का रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। ये 4 स्रोत कौन कौन सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व। ये जो है कि 4 स्रोत है जो कि भारतीय इतिहास के विषय में जो है कि जानकारी हम लोगों को 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। और जो कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? जो है कि वेद है। वेद के रचयिता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास है। और जो है कि वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। जो है कि इसको G20 सम्मेलन में भी शामिल किया गया था कि वसुधैव कुटुंबकम, भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम का देश है। इसको जो है कि G20 सम्मेलन में जो है कि शामिल किया गया था। और जो है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, और वेद जो है कि 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सा वेद होते हैं? तो पहला हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के 4 वेद हो जाएंगे। और वेदों के समूह को संहिता कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वेदों के समूह को संहिता कहा जाता है। और देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। अब जो है कि वेद स्टार्ट हुए थे, ऋग्वेद पहला जो है कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। वही क्वेश्चन में लिखा हूं जो क्वेश्चन आता है। मैं आप लोगों को केवल बताने के लिए आया हूं, पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं आया। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में 1028 श्लोक होते हैं। ऋग्वेद में कितने श्लोक होते हैं? तो 1028 श्लोक होते हैं और 10,462 रचनाएं होती है। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं होती है? तो 10,462 रचनाएं होती है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। आर्य की राजनीतिक इतिहास एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। आर्यों के इतिहास और ईश्वर की महिमा की जानकारी जो है कि ऋग्वेद से मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल हस्तलिखित को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित को क्या कहा जाता है? तो खील कहा जाता है। ऐसे प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल को खील कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल को खील कहा जाता है। पुरुष जाति 4 भागों में बांटा गया। पुरुष जाति को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। और जो है कि वो 4 भाग कौन कौन सा है? तो ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय जो भुजाओं से पैदा हुए, जो कि वैश्य जो जांघ से पैदा हुए, और जो है कि शूद्र जो पैर से पैदा हुए। जो है कि उनके मान्यताओं के अनुसार ये बांटा गया है, जो है कि काम के आधार पर बांटा गया है कि ये व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ये जो है कि काम के आधार पर ये जो है कि ब्राह्मण है। ऐसे जो है कि जातियां बांटी गई थी उस समय।
तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन का संबंध गायों से है। ऋग्वेद के कुछ ऐसा परिच्छेद है जिसमें जो है कि उसका संबंध जो है कि ज्यादातर गाय से है। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 रचना है, जबकि अग्नि देवता के लिए 200 रचनाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 रचनाएं हैं, जबकि अग्नि देवता के लिए 200 रचनाएं हैं। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये दिमाग में जरूर रखिएगा, मैं क्वेश्चन बताने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए, अब यजुर्वेद हम लोग देख लेते हैं। और यजुर्वेद जो है कि इसमें जो है कि यजुर्वेद में जितना भी प्रश्न बनता है इसको हम लोग देख लेते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों के विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें जितना भी यज्ञ होता है, आप लोग बड़ा बड़ा यज्ञ जो है कि मृत्युंजय जाप सुन लिए होंगे, कहीं पे महायज्ञ का जो है कि रखा जाता है, जैसे मंदिर की स्थापना होता है तो वहां पे महायज्ञ होता है, तो वहां पे जो है कि जो भी मंत्रों का जो है कि विधि विधानों का उल्लेख मिलता है वो जो है कि यजुर्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, जो कि शुल्क यजुर्वेद और जो कि कृष्ण यजुर्वेद। अगला हम लोगों का टॉपिक है सामवेद। सामवेद में यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन मिलता है। जो कि यजुर्वेद में जो है कि क्या मिलता था, तो उसमें नियम मिलते थे कि ऐसे ऐसे जो है कि यज्ञ होते हैं। और जो कि सामवेद में जो भी मंत्र यज्ञ में गाया जाता है वो जो है कि मंत्र सामवेद में मिलते हैं। सामवेद का 1810 श्लोक जो है कि ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद का 1810 श्लोक जो है कि ऋग्वेद से लिया गया है। और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। जो कि सामवेद और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिनमें किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन ऐसा वेद है जिसमें किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, तो वह है सामवेद और यजुर्वेद। अब देख लेते हैं हम लोग अर्थर्वेद। चौथा ये लास्ट वेद है अर्थर्वेद। तो ये जो है कि अर्थर्वेद में अर्थर्वा ऋषि द्वारा रचा मंत्र है। और जो कि अर्थर्वा ऋषि द्वारा ये जो है कि मंत्र दिया गया है, जो कि सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण अर्थर्वेद में मिलता है। जैसे आप जादू टोना से संबंधित जो भी जानकारियां लेते हैं, जो भी आप लोगों को कोई आकर जादू दिखाता है, वो जो है कि अर्थर्वेद में 100% मिलता है। अर्थर्वेद आप पढ़िएगा तो आप जो है कि जादू के बारे में जरूर जान जाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि जादू टोना एवं मंत्रों का वर्णन किस वेद में मिलता है, जो है कि अर्थर्वेद में मिलता है। ये जो है कि 4 वेदों का जो है कि प्रश्न था, जो मैं आप लोगों को चारों वेद में से जो जो प्रश्न आता है वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और जो कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आया और सीधा बताने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी थोड़ा बहुत उसको बढ़िया से निचोड़ा हूँ और निचोड़ कर तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये टॉपिक बाई टॉपिक जो है कि लूसेंट का प्रश्न हरदम चलता रहेगा इसी चैनल पे। और जो है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 0.07 सेकेंड लगता है, इतना ही समय। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।